पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम लोगों ने किया था। आज हम लोग फोर्स से रिलेटेड लास्ट टॉपिक हमारा है कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग फोर्स फाइंड आउट करेंगे कि अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फोर्स कितना होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फोर्स कितना होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फोर्स कितना डेवलप करेगा। तो फोर्स का ये लास्ट टॉपिक हम लोग का है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगा। तो हम लोग आज फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग फोर्सेस due to continuous charge distribution। हम लोग आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोर्स निकालेंगे किसके कारण, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो देखिए प्रीवियस क्लासेस में आपको मैं पढ़ाया भी था कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तीन तरह का होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इक्वल टू पढ़े थे Q by A, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। दूसरा हम लोग पढ़े थे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू था चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, मतलब सिग्मा बराबर QS। और तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम लोग रो से डिनोट किए थे। तो रो बराबर था Q/V, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग एक एक करके बात करें। पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं फोर्सेस ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को कहते हैं वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान दें, फोर्स निकाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, या उसको कहते हैं वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पर होगा, तो कोई वायर ले लो, कोई रॉड ले लो, उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग मानते हैं वन डायमेंशनल। जैसे सपोज करो कि मेरा मार्कर है तो इस मार्कर पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, वन डायमेंशनल होगा। कैसा होगा, वन डायमेंशनल। आप लोग जो अंगूठी पहनते हैं जिसको रिंग कहते हैं, रिंग पर भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो वन डायमेंशनल होगा। ओके, तो किसी वायर पर, किसी रिंग पर, किसी रॉड पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो वन डायमेंशनल होगा। अब वो वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स। क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। तो ध्यान देंगे, मानिए कि हमारा AB कोई वायर है जिस पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
आप प्लस मान सकते हो, माइनस मान सकते हो, आप कुछ भी यहां मान सकते हो। मान लो इस AB वायर का टोटल लेंथ है कितना, L। ओके, यहां से पॉइंट O से R दूरी पर हमारा कोई पॉइंट P है जहां पर हमारा टेस्ट चार्ज क्या है, Q0। ध्यान देंगे AB हमारा कोई वायर है जिसका लेंथ L है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं कि Q है। कितना है, Q है। तो इस वायर के पॉइंट O से R दूरी पर एक पॉइंट हमने P माना जहां पर टेस्ट चार्ज हमारा है Q0। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इस वायर के कारण इस पॉइंट P पर जो हमारा टेस्ट चार्ज Q0 है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। मतलब कि Q0 जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस AB वायर पर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो हम लोग को फोर्स फाइंड आउट करना है और फोर्स के लिए हमको कम से कम 2 चार्ज चाहिए। तो एक चार्ज इस पर मान लेते हैं Q और इस पर मान लेते हैं Q0। ओके, तो देखिए कोई हमारा रॉड है, कोई वायर है, कोई रिंग है, तो मैं बताया आपको कि उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो 1 डायमेंशनल होगा। कैसा होगा, वो 1 डायमेंशनल होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं कंसीडर ए वायर AB of length small a having charge Q uniformly distributed over the वायर। हमने कोई वायर AB लिया है जिसका लेंथ L है, जिस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो देखिए टोटल लेंथ L है और टोटल चार्ज हमारा Q है। तो वायर का एक एलिमेंटल पार्ट, एक छोटा पार्ट हम लोग DL कंसीडर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल निकालने के पहले कैसा निकालते हैं, कहीं पर भी छोटा। तो छोटा जब भी निकालना हो, स्मॉल जब भी निकालना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। और कहीं पर भी टोटल फाइंड आउट करना हो तो वहां पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, जो हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में। तो देखिए L लेंथ पर न चार्ज Q है, हम लोग लेंथ कितना लिए, DL, मतलब छोटा लेंथ पर। मान लो ये पूरे मार्कर पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस मार्कर के हम छोटे पार्ट पर निकालना चाह रहे हैं, तो लेंथ को जब हम लोग छोटा करिए, कम लेंथ माने, तो इसमें चार्ज भी कम होगा। तो मान लो कि DL लेंथ पर चार्ज कितना है, DQ है। एक को समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं लेट DL be a small element of the wire having charge D। तो ध्यान दें, तो वायर पर 1 डायमेंशनल है, लीनियर है, तो यही ना लिखते थे लैम्डा इक्वल टू Q बटा में कितना, A। अब यहां ध्यान देंगे कि हमारा Q के जगह पर हम लोगों ने चार्ज कितना लिया है, DQ। कितना लिया है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, DQ। DQ चार्ज कितना लेंथ में है, A लेंथ में नहीं,
डीएल लेंथ में, तो यहाँ क्या कर देंगे डीएल, तो लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एल, तो यहाँ से डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डी एल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि भाई इस डी क्यू चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है। तो मान लो कि टोटल चार्ज के कारण फोर्स अगर F लग रहा था, तो जब हमारा चार्ज कम जाएगा तो लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो dq चार्ज के कारण मान लो लगने वाला फोर्स कितना है dF, कितना है dF। The force acting on test charge Q naught B dF, then dF इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने यहाँ चार्ज कितना माना है dq इनटू दूसरा चार्ज कितना है q नॉट बाय दोनों के बीच का दूरी, तो कितना हो जाएगा मॉड r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r है। देखिए चूंकि इधर क्या लिखे हैं वेक्टर, तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए, तो हमारा df निकल गया। df निकला कितना लेंथ के कारण, dl लेंथ के कारण। अब हम लोग क्या करें, टोटल निकालें। क्या निकालें, टोटल। तो यहां लिख सकते हैं नाउ दी टोटल फोर्स एक्टिंग on टेस्ट चार्ज Q naught due to the whole wire is, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq into q naught by mod r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r का टोटल लेंथ कितना माने वो a, टोटल लेंथ कितना माने है a। तो अब ध्यान दोगे बेटा, इस df का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, f, यहां से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq into q naught by r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r का टोटल है a। और लिख सकते हो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम यहाँ से dq को हटा सकते हैं, तो dq बराबर क्या लिखे थे, लैम्डा dl मॉड r स्क्वायर इनटू q नॉट यूनिट वेक्टर r। आप q नॉट को भी बाहर निकाल सकते हो, तो एक हो जाएगा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाय मॉड r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r का टोटल है। यही हमारा फोर्स निकला किसके कारण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण या वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। हम क्या बताए कि टोटल लेंथ आपने एल माना, एक समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, इसलिए एक को समझ लीजिए बढ़िया से। टोटल लेंथ हमने एल माना, इस एल लेंथ पर हमने चार्ज कितना माना, क्यू माना, स्मॉल क्यू। तो एक छोटा लेंथ पहले हम लोग माने dl, तो dl लेंथ में चार्ज भी छोटा कर दिए, तो चूंकि लेंथ छोटा कर दिए तो उसमें चार्ज भी कम होगा, तो dl लेंथ में चार्ज कितना हो गया dq, तो लेंथ छोटा चार्ज कम तो लगने वाला फोर्स कम। तो पहले हम लोग df निकाल लिए, और जब df निकाल लिए छोटा निकल गया,
तो उसको क्या निकालिए, टोटल निकाल दिए, और टोटल निकालने के क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, और कहाँ तक करेंगे, टोटल कितना है, एल है, एल करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर मान लो, नोट करके आप लिख लो, मान लो कि आपको कह दिया कि रिंग है, क्या है, रिंग है, तो ही बताया कि रिंग पर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, वन डायमेंशनल होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए रिंग, तो लैम्डा बराबर लिखोगे क्यू बाई एल, दैट इम्प्लॉय लैम्डा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर। कहाँ से हो जाएगा, चूंकि एल बराबर 2 पाई आर, कहाँ से, ध्यान दीजिएगा कहाँ से आएगा, चूंकि रिंग यही है, तो रिंग पर का लेंथ कैसे निकालोगे, टोटल है, तो एंगल ट्रेवर्स और इनटू इट्स रेडियस, तो एक बार जब घूमोगे तो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई, और मान लो कि इसका रेडियस कितना है r, तो एंगल ट्रेवर्स इनटू इट्स रेडियस, तो 2 पाई इनटू r, तो टोटल लेंथ निकल जाएगा। तो रिंग के केस में एल की जगह पर लेंथ की जगह पर क्या लिखोगे, 2 पाई r, जस्ट इसलिए हम रिंग के लिए लिख दिए हैं। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा देखें, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हम लोग वन डायमेंशनल, जैसा कॉन्सेप्ट वन डायमेंशनल का था, सारा कॉन्सेप्ट वही होगा टू डायमेंशनल का, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़े थे सिग्मा बराबर क्यू बाई एस, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। तो कोई सरफेस आप ले लो जिस पर चार्ज टू डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल, जैसे हमारा बोर्ड देखिए, ये बोर्ड हमारा टू डायमेंशनल है, इसके लेंथ के क्रॉस भी और इसके ब्रीथ के क्रॉस भी, इसलिए कैसा है, टू डायमेंशनल। आपका कॉपी टू डायमेंशनल, कोई भी प्लेन शीट ले लो टू डायमेंशनल होगा, जिसमें लेंथ भी हो और ब्रीथ भी हो। तो मान लो कि यही हमारा कोई प्लेन शीट है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इसका सरफेस है कितना, एस, कितना सरफेस, एस। अब देखिए टोटल सरफेस एस है, तो यहां पर एक एलिमेंटल ले लो छोटा, हम लोगों ने डीएस लिया, यहां से आर दूरी पर हमारा कोई पॉइंट पी है जहां पर टेस्ट चार्ज हमारा क्या है, क्यू नॉट है। तो एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कितना, इस टू डायमेंशन, देखिए लेंथ भी है ब्रेथ भी है, तो टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पी पर लगने वाला हम लोग को फोर्स फाइंड आउट करना है। आप देखिए कहीं भी कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल जहां पर लेंथ था वहां पर हम लोग एरिया इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, कंसीडर a plane sheet of surface area is having charge
Q is uniformly distributed over it. Okay. Let sigma be the surface charge density. Let sigma be the surface charge density. Now consider the elemental surface area ds having charge dq. जैसे वहां dl लिए थे, यहाँ dl के पर क्या लिए, ds लिए, जिसमें चार्ज कितना हमारा है, dq है। तो देखिए हम लोग पढ़े थे, जरा सा स्क्रीन पे डाल दो बाबू। इसमें हम लोग पढ़े थे सिग्मा इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। तो हम लोगों ने चार्ज कितना लिया है, तो चार्ज लिया है dq, तो dq और s की जगह पर कितना ds। तो सिग्मा बराबर dq by ds, वहां लैम्डा बराबर लिखे थे dq by dl। दैट इंप्लॉय यहां से चार्ज निकल गया dq सिग्मा ds। ओके, the force acting at point P due to the charge dq is df. Then df is equal to 1/4 pi epsilon naught dq into q naught, उनके बीच का दूरी का स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। अगर वेक्टर से हटा दोगे तो यूनिट वेक्टर हटा देंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो df निकल गया। नाउ the total force acting at point P due to the whole surface is, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 1/4 pi epsilon naught dq into q naught mod r square यूनिट वेक्टर r कैप, टोटल सरफेस कितना s। वहां l लिखते थे, यहां s लिख रहे हैं, यही केवल अंतर है। df का इंटीग्रेशन हो गया f, कांस्टेंट बाहर, तो q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, बच गया dq बाय मॉड r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r का टोटल सरफेस s। अब आगे हमारा मन करे आप dq को हटा सकते हो, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds मॉड r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r का टोटल सरफेस s। तो आप ध्यान दीजिए, कहीं कोई अंतर है,
लीनियर में भी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एस के यहाँ पर एल आया था और सिग्मा के यहाँ पर लैम्डा आया था, डीएस के यहाँ पर डीएल आया था और कहीं कोई अंतर नहीं है। ओके, तो कोई प्लेन शीट हमारा हो तो वहां पर का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कोई हॉलो स्फेरिकल शेल हो, अब एस क्या है एरिया, तो जो हमारा दिया हुआ रहेगा उसी का हम एरिया लेंगे, कुछ लोग उसी का हम क्या लेंगे एरिया लेंगे। तो नोट करके यहां भी लिख लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल शेल, तो सिग्मा बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, तो एस कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एरिया दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। प्लेन शीट है तो लेंथ इनटू ब्रीथ हो जाएगा, ले एल क्रॉस बी हो जाएगा, एरिया निकलेगा। तो स्फेरिकल शेल कोई हो, हॉलो शेल हो, तो यहाँ पर एस क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो शेप दिया रहेगा उसका हम एरिया निकालेंगे। ओके, अब तीसरा हमारा है हॉलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े थे रो इक्वल टू क्यू बाई वी, रो इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यहां पर हम लोग ऐसे बॉडी लेंगे जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और थिकनेस भी हो। देखिए ऐसा शेप लिखने का मतलब समझिएगा कि कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई भी आप शेप कर लो, लेकिन लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस होना चाहिए। टोटल वॉल्यूम भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर। कहीं भी इस टाइप का शेप देखिए, कहीं भी लिखिए आप इस टाइप का, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है। अब यहां से एक एलिमेंटल पार्ट हम ले लिए डीवी, यहां से आर दूरी पर हमारा कोई पॉइंट पी है जहां पर हमारा टेस्ट चार्ज क्या है क्यू नॉट। सेम उसी तरह से यहां भी बात करेंगे बेटे। कंसीडर a body of volume V having charge Q distributed uniformly over it. Let rho be the volume charge density. Now consider the elemental volume
dv having charge dq, then रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी, तो क्यू की जगह पर डी क्यू है और भी की जगह पर हमारा डी भी है, तो यहां से डी क्यू हो जाएगा रो डी भी। तो हम निकालेंगे दी फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट P due to the charge dq is df, then df को लिखेंगे बेटे वो 1/4πε0 dq into q नॉट, उनके बीच का दूरी का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r कहलाता है। Now the total force acting at point P due to the whole volume V is, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/4πε0 dq into q नॉट मॉड r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r का टोटल वॉल्यूम v। अब यहां ध्यान देंगे df का इंटीग्रेशन हो गया f कांस्टेंट बाहर dq बाई मॉड r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r का टोटल वॉल्यूम v, या यहां से dq को हटा सकते हो, f इक्वल टू q नॉट अपॉन 4πε0 रो dv बाई मॉड r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r का टोटल वॉल्यूम। देखिए सब डेरिवेशन एक जैसा है, खाली जहां पर लेंथ है ये लिखेंगे, सरफेस है एस लिखेंगे, वॉल्यूम है भी लिखेंगे, वहां पर सिग्मा लिखेंगे सरफेस में, जहां पर सिग्मा लिखे थे वहां पर रो लिखेंगे। अब नोट करके यहां भी देख लो, मान लो कोई सॉलिड स्फीयर रहे, क्या रहे, सॉलिड स्फीयर रहे, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर, तो ये लिखोगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाया क्यू। तो देखिए यहाँ पर हम v बराबर हम क्या लिखें 4/3 पाया क्यू, तो जो वॉल्यूम रहेगा जिस बॉडी का उसका वॉल्यूम लिखेंगे। तो इस तरह से फोर्स से रिलेटेड जितनी बात थी हम लोग का आज लास्ट क्लास था फोर्स से रिलेटेड, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ये भी मैं बता दूं आपको कि 12th के सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिटिव में है, नीट वगैरह में आईआईटी वगैरह में आएगा, आपके 12th में नहीं है। 12th में केवल नाम है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कितने तरह का होगा, उसका डिफिनेशन, बाकी डेरिवेशन वहां पर 12th में नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता दिया, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो एक सीख लीजिएगा लीनियर, बाकी सब आपको आ जाएगा, सरफेस कैसा होगा, वॉल्यूम कैसा होगा, सारा आपको इसी पर आ जाएगा। तो फोर्स की बात हम लोग को खत्म हो गया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक हम लोग खत्म कर दिए, फोर्स। अब इसके बाद शुरू होगा फील्ड। तो चूंकि फोर्स के बिना आप फील्ड नहीं समझ सकते हैं, चूंकि फोर्स का एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, फील्ड फाइंड आउट करने में।
ओके, इससे रिलेटेड आपके डीपीएस में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला वीडियो में हम बनाएंगे और कल इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी बता देंगे। 2 क्वेश्चन इस पर वर्कशीट में है, वो भी बता देंगे। और कल हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।